Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का जो हमारा स्टडी टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल एंड जो भी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे उनके रूल में उसको हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इनका टेन्योर था टाइम कार्यकाल 1773 से लेके 1785 तक। उसके पहले जो भी अपॉइंट होते थे वो क्या कहलाते थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। चलिए चलिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो अपॉइंट हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही इज द फर्स्ट टू होल्ड दिस पोजीशन एंड विच इज क्रिएटेड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहला था कि ये पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर देता है कंट्रोल और रेगुलेट करने को ईस्ट इंडिया के जितने भी अफेयर्स हैं इंडिया में। ठीक, जो भी उनके कार्य करने का तरीका है उस पे कंट्रोल किसका अब हो जाता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। दूसरा है कि फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और तीसरा जो है ये भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, वैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर बताया है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसके द्वारा पास किया गया था? ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर देता है किसके जरिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, कि वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उस पर कंट्रोल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा क्या कहते हैं इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा सके, वहाँ के लिए वो वेल्थ है, लेकिन यहाँ के लिए हमारा एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा करने किया जा रहा था। किसके द्वारा? ब्रिटेन सरकार के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे इसे रिफॉर्म कहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में। हाँ, और गिव्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर कंट्रोल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता इन 1774। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता 1774 में बना था, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ठीक, 4 फीचर हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। पहला कि गवर्नर ऑफ बंगाल इस एक्ट के थ्रू क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उनको एक्सिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर्स थे उन्हें असिस्ट करने के लिए। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसके अंतर्गत? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत। इसके पहले वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे अपने एरिया का, लेकिन अब वो जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो किसको इन्फॉर्म करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अगर वो कहेगा हाँ गो हैड, तो ये उसको आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज जो भी रूल रेगुलेशन हो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के थ्रू ही बनेगा। देन इन्होंने फिर एक पॉइंट ये है कि कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के तहत बैन कर दिया कि वो अपना यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकेंगे। ठीक, और कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल को और बढ़ाने के लिए कंपनी में उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी किसकी? कंपनी की, जो रिपोर्ट करती थी रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर इंडिया में। किसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंग्लैंड में। चलिए फिर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो बंगाल में था उसको खत्म किया गया, जिसे पिट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। और अंडर द डुअल सिस्टम द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, बट द नवाब ऑफ बंगाल हैड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकत था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, जो असली पावर है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक काम है, वो कौन देखेगा? नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन हेस्टिंग ने इसको क्या किया? खत्म करके इस पे अपना कंट्रोल इन चीजों पे कर लिया, अथॉरिटी पे भी एज वेल एज रेवेन्यू कलेक्शन में भी। ठीक, देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। मराठा इसमें पावरफुल थे, एक हिंदू स्टेट थे, क्योंकि इस टाइम आपको पूरा मुगल्स के सक्सेस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो लेकिन जो हमारा वेस्टर्न साइड था वहाँ पे हिंदू मोनार्क था, जो कि आपका सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ये अपना पावरफुल
अच्छा पावर गेन कर चुके थे। तो पहला वॉर हुआ था अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। ठीक, ये जो आपका क्या कहते हैं, इसमें सालबाई का ट्रीटी हुआ था 17 मई 1782 में हुआ था ये। एंड इनके ये शिंदे और एंडरसन के बीच की संधि है, ट्रीटी ऑफ सेलबाई, सेलबाई संधि। और सेलबाई कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के आसपास का एरिया है। पहला मराठा वॉर 1775 से 1782 तक हुआ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। देन फिर बात करेंगे, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है आपका, वो हुआ था, मैसूर वॉर फॉट अगेंस्ट हैदर अली, वो रूलर ऑफ मैसूर थे। इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। हाँ, और ये एक स्किल मिलिट्री कमांडर भी थे और इसमें ये हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई हुई थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो था वो ट्रीटी ऑफ बैंगलोर पे जाके खत्म हुआ। इसमें भी ये था कि नीदर साइड किसी का वैसा क्या कहते हैं, किसी की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। देन बात करेंगे, रोहिल्या वॉर हुआ किसके टाइम में? ये आपका वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ। ठीक, 17 पहला रोहिला युद्ध कहा गया। 1774 में लड़ा गया युद्ध जो था सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और रोहिल्या कौन थे? वो मुस्लिम ट्राइब थे अफगान से, उनके बीच लड़ाई हुई। गवर्नर जो थे बंगाल के आपके ये वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने अवध के नवाब का हेल्प किया था जिसमें रोहिल्याओं की हार हुई थी। ठीक, फिर रोहिल्या वॉर खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद साइन हुआ, द ट्रीटी इज विक्ट्री फॉर हेस्टिंग। इसमें जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी और ये ब्रिटिश को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया था इस रीजन में। और यहीं पे आपका पिट इंडिया एक्ट पास हुआ 1784। दिस एक्ट रिफॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन, और यहाँ पे इन्होंने फिर इसे रिफॉर्म का नाम दे दिया गया। और ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव सेटबैक था क्योंकि यहाँ पे इसे और पूरी तरह से जो भी हमारा रिवेन्यू सिस्टम पे अधिकार था वो पूरी तरह से किसके अधीन पे हो गया था? ब्रिटिश सरकार के अधीन में आ चुका था। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि वो कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे और जो पॉलिटिकल अफेयर है उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर करता है कि वो यहाँ पे सुपरवाइज करे और जितने भी डायरेक्ट करें जो भी ऑपरेशन है मिलिट्री और सिविल के। ठीक, और इसी के तहत अब क्या कहा जाने लगा, जो भी अब जिस रीजन में ब्रिटिशर का ये कंट्रोल हो गया तो उस टेरिटरीज को ब्रिटिश पोसेशन कहा गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। फिर बात करेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में बाय सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे ये इसके हेड थे, चेयरपर्सन थे। ये एशियाटिक सोसाइटी जो है उस टाइम बनाया गया था। इनका किस चीज़ पे रिसर्च करना था? इंडिया और उसके सराउंडिंग रीजन्स के बारे में, ओरिएंटल रिसर्च कहा गया। हाँ, फिलोलॉजिस्ट थे विलियम जोनस। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ठीक, देन अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग थे तो एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनली इंसिडेंट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो वॉर था वो एंड हुआ अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस, एंड दिस ट्रीटी मार्क्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन द 13 कॉलोनीज। जो अमेरिका को 13 कॉलोनीज के नाम से पहले जाना जाता था, वहां पे ब्रिटिश का जो राज था वो इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत पूरी तरह से खत्म हो गया और ब्रिटेन ने वहां से अपना सब कुछ छोड़ के ईस्टर्न साइड को मूव किया कि चलो यहाँ पे अब अमेरिका में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि और अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है वो दुनिया की सबसे कम टाइम की रिवॉल्यूशन वॉर था। सिर्फ 10 साल में इन्हें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिल गई। और जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवॉल्यूशनरी इंडिपेंडेंस वॉर चला वो एकमात्र सिर्फ भारत देश का ही है। हमने सबसे ज़्यादा लड़ाई की ब्रिटिश शासन से।
फिर वॉरेन हेस्टिंग रिजाइन करता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको कौन सक्सीड करता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के इम्पोर्टेंट इनसे जो भी आपके इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उसको कवर अप करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नरशिप रहा वो अपने आप में बहुत स्किल था, उसकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी, तो उसने एक तरह से कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के लिए वो एक प्लस पॉइंट था, उसने अच्छा काम किया। ठीक, यहाँ पे इंडिया में हमने बहुत उथल पुथल देखा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपको मैसूर वॉर देखने को मिला, मराठा वॉर देखने को मिला, रोहिल्ला वॉर देखने को मिला। और इन सब के जो नेटिव मोनार्क्स थे उन्होंने किसकी सहायता ली, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की। और इससे क्या हुआ कि जो बाहर के आक्रमणकारी थे वो तो हार गए, लेकिन अंग्रेजी सत्ता का जो हुकूमत था वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगा। फिर it was also a time when the British East India Company was expanding its power as well as its influence. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर भी बढ़ रहा था और उसका प्रभाव भी हर टेरिटरीज में अपना बढ़ता ही जा रहा था। हेस्टिंग ने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि ड्यूअल सिस्टम को उसने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। टैक्स सिस्टम किसके फेवर में, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के फेवर के लिए बनाया। सुप्रीम कोर्ट बनाया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। ठीक, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक माइनस पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि जो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पर्सन थे उनका उसमें जुडिक्शन नहीं होगा। हाँ, जो भी एक्ट्स थे उनके कार्य हैं जो उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में होंगे वो उसका जुडिक्शन वो एंटरटेन नहीं करेंगे। वो किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के आपके नेटिव्स हैं। और इवन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे उनका भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेटिव्स के लिए बना था। हिंदू का हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिमों का मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग था। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग, उसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमने इसमें कवर किया। होप आपको ये इंफॉर्मेशन मिला होगा अच्छी तरह से, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताने की इसमें कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सेशन में हम, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।